हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 यूनिट 2 साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पूरा यूनिट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। और क्या करना है आपको कि एग्जाम देने के आने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो यहाँ पे दिया गया है। इसको एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन रीड कर लेना है। बाकी हम आपको इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मार्गदर्शन और परामर्श की प्रक्रिया का मतलब है कि किसी व्यक्ति की समस्या को समझ करके उसे सही रास्ता दिखाना। यह एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को समझते हैं, यानी यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को परेशानी क्या है, पढ़ाई में दिक्कत है या करियर को लेकर के कोई उलझन है या कोई और समस्या है। तो इसके बाद हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे उस व्यक्ति का परिवार कैसा है या फिर वो पढ़ाई में कैसा है, उसकी रुचि क्या है, यानी किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उसका व्यवहार कैसा है। तो इन सब बातों को जानना जरूरी होता है। फिर हम उस समस्या का अच्छे से विश्लेषण करते हैं ताकि हमें असली कारण समझ में आ जाए कि दिक्कत क्यों हो रही है। इसके बाद परामर्शदाता और व्यक्ति मिल करके समाधान के तरीके सोचते हैं, यानी क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे समस्या हल हो सके। फिर उनमें से सबसे अच्छा उपाय चुन करके उसे अपनाया जाता है और अंत में हम फॉलो अप करते हैं उसको, यानी कुछ समय बाद देखते हैं कि समस्या सही में हल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर से मदद करते हैं। तो आई होप कि आपको ये परामर्श और मार्गदर्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले समस्या को समझते हैं कि समस्या क्या है, फिर उसका जानकारी निकालते हैं, फिर कारण पता करते हैं और फिर समाधान सोचते हैं और फिर समाधान को अपनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि परिणाम देखते हैं उसका कि आखिर ये समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो ये चीज़ हम इसमें करते हैं। तो आपको इसे याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका प्रिंसिपल के बारे में, यानी मार्गदर्शन एवं परामर्श के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो मार्गदर्शन और परामर्श कुछ जरूरी नियमों पर चलता है जिनसे यह प्रक्रिया सही और सफल बन जाती है। तो सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान। इसका मतलब है कि हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच, उसकी समस्या और उसकी जरूरत भी अलग होती है, इसीलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है गोपनीयता। दूसरा है गोपनीयता, यानी जो भी व्यक्ति अपनी बात बताता है उसे गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी बात दूसरों को बता देंगे तो वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है, तो तीसरा दिया गया है स्वयं निर्णय, यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें हम व्यक्ति को खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि उसे जबरदस्ती कोई फैसला करने को कहते हैं। और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, चौथा पॉइंट है सहानुभूति। इसका मतलब है कि हमें व्यक्ति की भावना को समझना चाहिए, जैसे वह क्या महसूस कर रहा है या उसकी स्थिति कैसी है, ये सब हमें समझना चाहिए। पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है निरंतरता, यानी इसका कहने का मतलब है कि परामर्श एक बार में खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि समय समय पर उसे जारी रखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे हम आगे बढ़ते हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में आपको जानना है। तो परामर्श की क्या प्रक्रिया है वो भी आप जान लीजिए। तो परामर्श की प्रक्रिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी की समस्या को धीरे धीरे समझ करके उसे सही समाधान तक पहुंचाना। यह एक एक करके कई चरण में पूरे किए जाते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है संबंध बनाना, ठीक है। तो इसमें परामर्शदाता
ऐसा माहौल बनाता है कि सामने वाला व्यक्ति आराम से बिना डरे अपनी बात बोल पाता है। जब विश्वास बनता है तभी सही बात सामने भी आती है। अगर आपको भरोसा होगा तो ही आप क्या करेंगे कि अगला इंसान को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। तो यही बात इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि संबंध बनाना। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम समस्या को पहचानते हैं, यानी व्यक्ति क्या परेशानी झेल रहा है या साफ साफ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि फिर आता है जानकारी इकट्ठा करना। मतलब उसके बाद हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम उसके जीवन से जुड़ी बातें जान करके ये समझते हैं कि समस्या की असली वजह क्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम समाधान के तरीका सोचते हैं, यानी क्या क्या रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे हल करना है, ये सब हम सोचते हैं। तो यहाँ पे परामर्शदाता व्यक्ति को सही दिशा में सोचने में मदद करते हैं। फिर आता है निर्णय लेने और उसे अपनाने का समय, यानी व्यक्ति अपने लिए सही विकल्प चुनता है और उस पर काम करना शुरू भी कर देता है। तो अंत में क्या होता है कि हम फॉलो अप करते हैं, यानी कुछ समय बाद देखते हैं कि समस्या ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर जरूरत हो तो फिर से हम मदद करते हैं। अगला सवाल है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो करने वाला कौन सा कारक है। तो मार्गदर्शन और परामर्श की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि इसे कई चीजें प्रभावित करती है। सबसे पहला है व्यक्तिगत, यानी पर्सनालिटी। सबसे पहला है व्यक्तित्व। इसका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई खुल करके बात करता है तो कोई शर्माता है, तो इससे परामर्श की प्रक्रिया पर असर भी पड़ता है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण। इसका कहने का मतलब है कि अगर घर का माहौल अच्छा है तो व्यक्ति खुल करके अपनी बात कह सकता है, लेकिन अगर परिवार में तनाव है तो वह अपनी समस्या बताने में हिचक सकता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि शिक्षा का स्तर। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो अपनी समस्या को अच्छे से समझ सकता है, समझा सकता है, जिससे परामर्श आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। इसका कहने का मतलब है कि समाज, परंपरा, मान्यता भी व्यक्ति की सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। और पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे दिया गया है। पांचवा पॉइंट है कि परामर्शदाता की योग्यता और अनुभव, यानी अगर परामर्शदाता कुशल और अनुभवी है तो वह समस्या को जल्दी और सही तरीके से समझ करके बेहतर समाधान दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि व्यक्ति को स्वभाव को देखना है, फिर उसके परिवार से जानकारी लेना है, फिर उसका शिक्षा पे ध्यान देना है, फिर समाज पे, और लास्ट में परामर्शदाता की योग्यता पर। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना। तो अगला सवाल है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श में आने वाली बाधाएं क्या होती है। बाधाएं क्या क्या आती है इसमें, यह आपको बताना है। तो जब हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा सब कुछ आसानी से नहीं हो पाता है, तो बीच में कुछ दिक्कत भी आती है, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाधा बोलते हैं, यानी बैरियर बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहली बाधा कौन सी आती है। तो सबसे पहला बाधा आता है संचार की कमी। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति अपनी बात सही से नहीं बता पाता है तो उसकी समस्या को समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बाधा क्या आती है, विश्वास की कमी। अगर व्यक्ति को परामर्शदाता पर भरोसा नहीं होता है तो वो अपनी सारी बात छुपा सकता है, जिससे सही मदद नहीं मिल पाती है। अब तीसरी बाधा क्या है, तो है सांस्कृतिक भिन्नता। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग लोगों की परंपराएं, सोच अलग होती है, जिससे कभी कभी एक दूसरे को समझना भी कठिन हो जाता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि पूर्वाग्रह या पक्षपात, यानी इसका मतलब है कि अगर परामर्शदाता या व्यक्ति पहले से कोई गलत धारणा बना ले तो वह निष्पक्ष तरीके से समस्या को नहीं देख पाता है। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पांचवा पॉइंट है समय और संसाधनों की कमी। इसका कहने का मतलब है कि अगर पर्याप्त समय या सुविधा नहीं मिलती है तो सही तरीके से परामर्श देना मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये याद रहेगा। अगला सवाल है कि मार्गदर्शन का अर्थ, उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ और इसका महत्व आपको बताना है। तो अर्थ तो आपको पता ही होगा, महत्व हम आपको बताते हैं कि मार्गदर्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना
जब कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई, करियर या जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या में उलझ जाता है, तब उसे सही दिशा बताना ही मार्गदर्शन कहलाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को यह समझाना है कि वो खुद क्या सही है और उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो मार्गदर्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी पहचानने में मदद करता है। इसका क्या कहने का मतलब है कि रुचि और योग्यता पहचानने में हमारी मदद करता है। तो जैसे किसी को पढ़ाई में अच्छा लगता है तो किसी को खेल में, तो मार्गदर्शन वो सही क्षेत्र चुन सकता है। तो यह हमें सही निर्णय लेने में मदद भी करती है, जैसे कौन सा विषय ले, कौन सा करियर चुने। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और मार्गदर्शन हमें समाज में सही तरीके से रहने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में भी मदद करता है, यानी यह हम एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार बनाने में सहायता करता है। अगला सवाल है कि परामर्श का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का अर्थ आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा, यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। हम आपको इसका उद्देश्य के बारे में बताते हैं। तो इसके उद्देश्य समझते हैं हम सबसे पहले। तो परामर्श का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं से बाहर निकालना और उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये क्या करता है कि यह व्यक्ति को खुद को समझने में मदद करता है, जैसे उसकी ताकत क्या है या फिर उसकी कमजोरी क्या है। मतलब ये क्या करता है कि इंसान को मतलब कि प्रेरित करता है, उसको बताता है कि वो खुद को खुद ही जान पाए कि आखिर वो चीज़ वो है क्या। तो यह उसकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है ताकि वह अपने जीवन में फैसला खुद सही तरीके से ले सके। तो परामर्श क्या करता है कि परामर्श तनाव, चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति शांत और संतुलित महसूस भी करता है। इसके अलावा परामर्श क्या करता है कि यह व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाता है और उसे सकारात्मक सोच, उसके अंदर सकारात्मक सोच विकसित करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर है। ये तो हम पिछली बार भी पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में भी। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय में मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकताएं क्यों होती है। तो ये आपको बताना है कि क्यों होती है आवश्यकता। तो स्कूल का समय जो होता है, स्कूल का समय जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस समय में हम क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं और बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं हम स्कूल में। लेकिन इसी दौरान हमें कई समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कौन सी समस्या? तो जैसे कि पढ़ाई का दबाव होता है, कभी समझ नहीं आता है तो आगे कौन सा विषय या करियर चुने ये भी समझ में नहीं आता है हमें। तो कभी दोस्त या व्यवहार से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। तो कई बार मन में तनाव और चिंता भी होती है। तो ऐसे स्थिति में मार्गदर्शन और परामर्श बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी रुचि क्या है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं और इससे हम अपने भविष्य के लिए सही निर्णय भी ले पाते हैं। तो परामर्श क्या करती है कि परामर्श हमें तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक सोच रखने में मदद करती है। तो जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके अलावा यह हमें क्या करता है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और समाज में सही तरीके से रहना भी सिखाता है। तो ये करता है परामर्श और मार्गदर्शन। अब अगला सवाल है कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुणों का वर्णन करना है आपको। तो एक अच्छे परामर्शदाता वही होता है जो सामने वाले व्यक्ति को सही तरीके से समझ सके और उसकी मदद कर सके। इसके लिए उसमें कुछ खास गुण होना चाहिए। तो कौन सा गुण होना चाहिए? तो सबसे पहला गुण की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए? सहानुभूति होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह दूसरे व्यक्ति की भावना को समझे, जैसे वह क्या महसूस कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि धैर्य होना चाहिए उनमें। तो हर समस्या तुरंत हल नहीं होता, इसीलिए परामर्शदाता को शांति से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तीसरा गुण क्या होना चाहिए?
कि गोपनीयता होना चाहिए, मतलब व्यक्ति जो अपनी निजी बात बताता है उसे गुप्त रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो खुल करके बात करेगा। और चौथा गुण क्या होना चाहिए कि अच्छा संचार होना चाहिए, मतलब परामर्शदाता को साफ और सरल तरीके से बात करनी आनी चाहिए ताकि व्यक्ति उसे सही से समझ सके। 5वां पॉइंट, निष्पक्षता होना चाहिए, यानी उसे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लेना चाहिए। तो इसके अलावा उसमें समस्या को समझने और सही समाधान सुलझाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 गुण होना चाहिए उनमें, जो कि आपको याद रखना है। अब आपको जानना है कि परामर्श के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है आपको। तो कितने तरह के परामर्श होते हैं ये भी आपको जानना है। तो परामर्श अलग अलग जरूरत के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, इसीलिए परामर्श के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिगत परामर्श। इसका कहने का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति की समस्या को अलग से समझ करके उसकी मदद की जाती है, और यह तब उपयोगी होता है जब किसी को अपनी निजी समस्या होती है। और दूसरा परामर्श क्या है, तो दूसरा भी यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समूह परामर्श। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कई लोग एक साथ बैठ करके अपनी समस्या पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। अब तीसरा परामर्श है यहाँ पे शैक्षिक परामर्श। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो परामर्श है ये छात्रों के लिए होता है। इसमें पढ़ाई, विषय चयन और करियर से जुड़ी सलाह दी जाती है इसमें। अब चौथा है व्यावसायिक यहाँ पे लिखा हुआ है व्यावसायिक परामर्श। इसका कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उसके लिए कौन सा काम या करियर सही रहेगा। 5वां है मनोविज्ञान या व्यक्तिगत परामर्श। इसका कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को समझ करके उनका समाधान किया जाता है। तो ये कुछ 5 तरीके के काउंसलिंग के 5 तरीके हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब परामर्श 5 तरीके का होता है। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था यूनिट 2 से वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में जितना भी टॉपिक दिया हुआ था वो हम आपको पूरा समझा चुके हैं। आई होप आपको ये आसानी तरीके से याद रहेगा। बाकी आपको अगला क्लास कौन सा चाहिए कमेंट में बता देना है। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। कोई भी मिस्टेक्स हो गया हो कहीं पे भी वर्ड बोलने में, चाहे कोई भी, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि ध्यान नहीं जाता है उतना। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा बस दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास कब होगा नहीं होगा ये भी कमेंट में पूछ लेना है।